Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing our topic stretching, आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के और कैसे प्रोसीजर मतलब पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले मतलब किसी भी टेक्निक को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम केस हिस्ट्री लेंगे, यानी कि कब हुआ, कैसे हुआ और कितने दिन से है या कितने समय से है आपको ये दिक्कत। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्ट। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्ट का मतलब है कि जिस जगह पे दिक्कत है, यानी कि जिस जगह आपको स्ट्रेचिंग देनी है या जिस जगह पे पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको सही से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ठीक से देखेंगे, मतलब ये देखेंगे कोई ओपन इंजरी तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। पाल्पेट द मसल एंड रूल आउट द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। तो जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्चर के कई सारे टाइप पढ़े थे, ठीक है, तो उसके लिए हमको पाल्पेट करना पड़ेगा, छू के देखना पड़ेगा। ठीक है, मसल्स को, जिस मसल पे प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्चर किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्चर है। ठीक, फिर है फंक्शनल मूवमेंट ऑफ द पार्ट एंड आइडेंटिफाई विच मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड। और फिर इसके बाद हम जिस पार्ट का हमको स्ट्रेचिंग देनी है, जिस पार्ट पे हमको अप्लाई करना है, उस पार्ट का हम मूवमेंट करा के देखेंगे कि कौन सा मूवमेंट हो रहा है आसानी से और कौन सा मूवमेंट रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है, इसको हमको देखना है। तो फंक्शनल मूवमेंट का मतलब है उस पार्ट का जो जितने मूवमेंट उस पार्ट में होते हैं, ठीक है, उन मूवमेंट्स को देखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और कौन सा मूवमेंट पूरी तरह से है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, जो कि ये सबसे ज़रूरी होता है। कहीं भी अगर आप फिजियोथेरेपी या इवन कोई भी थेरेपी देते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को आपको टेक्निक बतानी पड़ेगी कि आपके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो पूरा प्रोसीजर उसको बताना पड़ेगा, हम ऐसे करेंगे, इसका ये फ़ायदा होगा आपको और आपको ऐसे करना है, जब मैं कहूँ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, ये सारी चीज़ें आप उसको समझाएंगे। नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की पोजिशनिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, यानी स्टेबल होनी चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, वार्म अप ऑफ द पार्ट टू बी स्ट्रेच। ठीक है, तो हालांकि किसी भी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं तो उसी तरह से स्ट्रेचिंग जब देंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्ट्रेचिंग शुरू कर देंगे, पहले वार्म अप करेंगे। और वार्म अप कैसे करेंगे? पैसिव मूवमेंट या एक्टिव मूवमेंट करा के पेशेंट से कह देंगे मूवमेंट करने को उस पार्ट का। ठीक है, या आप खुद कराओगे उसका मूवमेंट, पहले 10-15 बार 20 बार करा लोगे, वार्म अप हो जाएगा, फिर उसके बाद आप स्ट्रेचिंग शुरू करोगे। सपोर्ट एंड फिक्सेशन, ठीक है, जो कि सबसे ज़रूरी है। ठीक, कि जिस पार्ट पे आपको स्ट्रेचिंग अप्लाई करनी है तो वो प्रॉपर सपोर्टेड होना चाहिए, हवा में लटका हुआ या कहीं अनइवन सरफेस पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा फिक्सेशन, फिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग तभी आएगी जब पार्ट फिक्स होगा। जिस पार्ट को आपको देना है, वो पार्ट, जिस मसल्स को आपको देना है, उस मसल्स का जो पार्ट जिस पे वो मसल्स है, जैसे कि अगर हम बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स आर्म में आता है, तो आर्म फुल्ली आपका फिक्स होना चाहिए पूरी तरह से, तभी स्ट्रेच हो पाएगा। स्ट्रेच द मसल्स एंड मेंटेन द स्ट्रेच फॉर एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड। अब स्ट्रेचिंग हम शुरू करेंगे और स्ट्रेचिंग हम देने के बाद एक स्ट्रेचिंग, ठीक है, एक मसल्स की स्ट्रेचिंग या एक स्ट्रेचिंग देंगे तो हम 20 से 30 सेकेंड तक उसको होल्ड रखेंगे। स्ट्रेच करने के बाद, खिंचाव करने के बाद हम उसको 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड रखेंगे और इसी तरह इसको हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे एक मसल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे बाइसेप्स की देनी है तो बाइसेप्स की हम 10 से 15 बार करेंगे। एंड द प्रोसीजर बाय प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन। और जब हम प्रोसीजर एंड करेंगे, यानी स्ट्रेचिंग हम दे चुके होंगे, तो फिर उसको हम रिलैक्सेशन, हल्का सा मूवमेंट करा देंगे, हल्का सा मसाज कर देंगे, हल्का सा वाइब्रेशन कर देंगे, तो इससे वो पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इतना करने का, या हम मेन बात करें कि स्ट्रेचिंग करने का हमारा गोल क्या होता है, हम क्यों स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं, ठीक, हम क्यों कर रहे हैं। तो टू इंक्रीज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, ताकि पेशेंट का जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज कर जाए। जरूरी नहीं है कि घटा हुआ हो, ठीक है, मतलब किसी पैथोलॉजी की वजह से घटा हुआ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, लेकिन जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इससे इंक्रीज होती है। टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू डेट सराउंड्स द जॉइंट, और जो जॉइंट्स को जो सराउंड करते हैं, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, इन सब की मोबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, ताकि ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक, टू प्रिवेंट द इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर,
और कॉन्ट्रैक्चर दोबारा ना हो जाए, इसलिए हम उसको स्ट्रेचिंग बराबर देते रहेंगे ताकि दोबारा कॉन्ट्रैक्चर ना हो जाए उस पार्ट पे। To increase general flexibility of the part of the body when it is used in conjunction with strengthening exercise। तो कहने का मतलब है जब हमको जैसे कि स्ट्रेंथनिंग करनी, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या जरूरी होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मसल जब तक पूरी तरह से खुलेगी नहीं तब तक उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं हो सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, जनरल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जनरल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ है कि जितना एक नॉर्मल एडियल एक्टिविटीज़ में चाहिए होता है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है शरीर को, उतने फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और उसको फिर हम स्ट्रेंथनिंग के साथ जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उतना हमको बनाना है, उसके लिए स्ट्रेचिंग जरूरी होती है। टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मस्कुलोटेंडिनस इंजरीज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द पेशेंट। और दूसरी बात कि स्ट्रेचिंग करने से जो डे टू डे लाइफ में काम करते समय जो चोट लग जाती है उसको भी प्रिवेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एंकल जॉइंट मजबूत नहीं है तो आप अगर ऊपर खापड़ सरफेस पे चलोगे तो एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी रिस्क को कम करने के लिए हमको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, ठीक, जहां हमको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो पार्ट अगर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होगा, पूरी तरह से मजबूत होगा, तो उसमें इंजरीज बहुत कम होंगी। स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल यानी मसल्स और टेंडन्स में इंजरीज बहुत कम होंगी अगर वो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, ठीक है। इसलिए भी हम करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन, यानी कि किस किस चीज़ में या किस किस कंडीशन में हम करते हैं, ठीक है। डिक्रीज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चर, एडहेशन एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। तो अगर किसी का जॉइंट का रेंज जो है वो कम हो गई है कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, एडहेशन की वजह से और स्कार टिश्यू की बनने की वजह से, अगर रेंज कम हो गई है जॉइंट की रेंज, तो उसको बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं, उस केस में कर सकते हैं जहाँ कम हो, ठीक है, जिस स्ट्रेचिंग देने से वो बढ़ जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू लिमिटेशन विच में लीड्स टू स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। और जहाँ सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मसल्स, लिगामेंट, जहाँ आपकी स्पेशली मसल्स की बात करें तो वो अगर आपकी लिमिट कर रही है आपको और वो उसकी वजह से डिफॉर्मिटी कॉज हो जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से तो उसको दूर करने के लिए भी हम स्टिचिंग यूज़ करते हैं ताकि वो जो टेम्परेरी दिक्कत है वो परमानेंट डिफॉर्मिटी में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर विट इंटरफेयर विद द पेशेंट्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग और नर्सिंग केयर। तो अगर कॉन्ट्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्चर को दूर करें ताकि पेशेंट को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करता है या नर्सिंग केयर की अगर बात करें उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पेशेंट है तो पेशेंट की नर्सिंग केयर हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस कॉन्ट्रैक्चर की वजह से उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, ड्रेसिंग नहीं हो पा रही है, करवट नहीं ले पा रहा है, मेडिसिन नहीं ले पा रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्चर की वजह से। तो उस कॉन्ट्रैक्चर को होने से हम रोकेंगे ताकि उसका नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहे। और अगर वो नर्सिंग केयर उसको दी जा रही है यानी वो पहले से ही पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी नर्सिंग केयर भी अच्छे से हो सके। टू लेंथन द शॉर्ट मसल एंड स्ट्रेंथन द मसल अपोजिट टू द शॉर्टन मसल। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि हम स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं? शॉर्ट मसल को लेंथन करने के लिए। दूसरा इसका एक और है कि हम अपोजिट मसल्स को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहते थे पेशेंट को, एक टेक्निक थी आपकी, ठीक है, एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक में एक टेक्निक थी आपकी, ठीक है, कि पेशेंट अपोजिट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी स्ट्रेंथनिंग अपने आप होगी, ठीक है, या होल्ड रखेगा तो उसकी स्ट्रेंथनिंग अपने आप। तो उसी टेक्निक के हिसाब से हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और अपोजिट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक। एज वार्म अप बिफोर परफॉर्मिंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो जैसा कि आप और हम करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने अगर जाते हैं तो थोड़ा सा हम वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को ताकि हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ होता है। एज अ टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ओवर एक्टिविटी करने से या ओवर यूज़ एक्टिविटी करने से जो दिक्कत आ जाती है, जैसे कि आपकी गर्दन में अकड़न, कलाई में दिक्कत, ठीक है, दर्द होना, ठीक है, ऐंठना, तो इसमें स्ट्रेचिंग बहुत कारगर होता है। टू रिड्यूस पेन अकरिंग ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मसल्स। और इसी जो हमने बात की थी रिलैक्सेशन, इससे पहले वाला जो पॉइंट बात की थी रिलैक्सेशन, तो उसमें अगर पेन होता है तो पेन भी कम हो जाता है, ठीक है, पेन भी कम हो जाएगा अगर स्ट्रेचिंग दी जाए, ठीक है। ज़्यादा देर काम करने से, ज़्यादा देर बैठ जाने से, ज़्यादा देर हाथ चला लेने से, ठीक है, ज़्यादा देर कंधा का इस्तेमाल होने से, ज़्यादा देर पैर का इस्तेमाल होने से, अगर ये ज़्यादा देर वो नॉर्मल से ज़्यादा देर जितना आप रोज़ नहीं करते थे उससे ज़्यादा अगर आपको करना पड़ जाए तो स्ट्रेचिंग से उसमें रिलीफ मिलता है, उसके दर्द में आराम मिलता है।
तो ये तो हो गई इंडिकेशन की बात। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कहाँ नहीं देना है। ठीक है, तो पहले भी आपको बताया जा चुका कि ये मालूम ना हो कि किस में देना है तो एक बार चल जाएगा, लेकिन किस में नहीं देना है ये ज़रूर मालूम होना चाहिए, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, बोनी ब्लॉक्स विच लिमिट द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन लाइक मायोसाइटिस। तो जैसा कि मायोसाइटिस में हमने क्या बात की थी कि मायोसाइटिस क्या होता है, बोनी ऑसिफिकेशन हो जाता है, हेमेटोमा इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वो बोनी कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वहाँ आप जब पाल्पेट करके यानी एल्बो को देखोगे, एल्बो के एंटीरियर साइड पे जब आप पाल्पेट करोगे मायोसाइटिस के केस में तो वहाँ आपको गांठ जैसा दिखेगा। उस केस में नहीं करोगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अब वो बोन में कन्वर्ट हो चुका है लगभग, तो वो क्या करेगा, लिमिट करता है। उस केस में आप स्ट्रेचिंग नहीं दोगे, नहीं तो फ्रैक्चर रिकरेंट फ्रैक्चर होने के चांसेस, या फ्रैक्चर फिर से हो सकता है, या वो मसल पुल कर सकती है, मसल में टीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहाँ उस कंडीशन में नहीं दोगे। ठीक है, वहाँ फिर सर्जिकल प्रोसीजर ही अपनाया जाता है उस बोनी जो कैल्सिफिकेशन है उसको हटाने के लिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी अभी ताज़ा ताज़ा चोट लगी है और उसमें सूजन भी है, उस केस में भी आप नहीं दोगे, नहीं तो दिक्कत और ज़्यादा, क्योंकि वो अभी खुद ही कमज़ोर है, अभी अभी उसको ताज़ा ताज़ा चोट लगी है, अभी कमज़ोर है, तो उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना उसमें अभी इतनी जल्दी कोई एडहेशन या कोई शॉर्टनिंग आ जाएगी जो आपको स्ट्रेचिंग देनी पड़े, तो उस केस में नहीं दोगे, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इन्फेक्शन इन टाइट टिश्यू एंड सराउंड रीजन, तो आपको लग रहा है कि ये टाइट है लेकिन इन्फेक्शन भी है साथ में। ठीक है, जैसे ट्यूमर, आपका टीबी, ये सब है अगर उसके आसपास, तो भी आप नहीं दोगे। ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वहाँ से वो माइग्रेट करके और जगह भी फैल सकता है, तो इसलिए उसमें भी आप स्ट्रेचिंग नहीं दोगे। आफ्टर रीसेंट फ्रैक्चर, तो अगर फ्रैक्चर अभी जल्दी में ही हुआ हो तो उस केस में आप स्ट्रेचिंग नहीं दोगे, नहीं तो फिर से फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी जल्दी हील नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से अभी तुरंत का फ्रैक्चर हुआ हो तो उस केस में नहीं देंगे। बोनी पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन की डेंसिटी कम हो जाना या कुल मिला के बोन कमज़ोर हो जाना, तो उस केस में भी नहीं दोगे, नहीं तो हो सकता है कि उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाए। आप स्ट्रेचिंग दे रहे थे और उस फोर्स ज़्यादा लग गया, मसल ज़्यादा पुल हो गई, तो फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि बोन ऑलरेडी कमज़ोर थी, तो उस केस में भी आप नहीं दोगे, बोन टीवी के केस में नहीं दोगे। ठीक है, रिसेंट सबलक्सेशन और डिसलोकेशन, तो जैसा कि फ्रैक्चर के साथ था वैसा ही इसके साथ भी है कि अगर कंधा या कोई भी जोड़ अभी जल्दी में उखड़ा हो या डिसलोकेट हुआ हो, ठीक है, या सबलक्सेट हुआ हो, तो उस केस में भी आप नहीं दोगे। शार्प एक्यूट पेन, और अगर बहुत तेज पेन है, ठीक है, ठीक, किसी भी वजह से, चोट लगने की वजह से या किसी, तो उसमें भी आप नहीं दोगे, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि स्ट्रेचिंग से आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये पेन किस वजह से हो रहा है और किस तरीके का है, ये भी पहचानना ज़रूरी है, किस वजह से पेन हो रहा है। ठीक है, कैसा पेन है, डल एकिंग है, ठीक है, थकावट वाला पेन है, मतलब फैटीग की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है, किस वजह से हो रहा है। ठीक, इस वजह, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हेमेटोमा, इंटरनल ब्लीडिंग अगर कहीं हुई हो तो उसमें भी आप नहीं दोगे स्ट्रेचिंग। मस्कुलर वीकनेस एज इन केस ऑफ पैरालिसिस, हाँ, पैरालिसिस के केस में भी आप स्ट्रेचिंग नहीं दोगे जब वो फ्लैसिड स्टेज में होगा। पैरालिसिस आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, हेमिप्लीजिया पढ़ाया गया होगा, तो हेमिप्लीजिया शुरुआत में फ्लैसिड होता है और बाद में मसल्स टाइट होती जाती हैं, वो स्पास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो फ्लैसिड में होगा, यानी रिसेंट अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन की बात होगी, तो वो फ्लैसिड स्टेज में होती है मसल्स, उसमें जान नहीं होती, वो एकदम कमज़ोर होती है, टोन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अपर मोटर न्यूरॉन दिक्कत होती है और अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, आपका जो मसल टोन है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक, तो इसलिए मसल टोन डिक्रीज़ कर जाएगी, तो उस केस में आप नहीं दोगे, नहीं तो हो सकता है कि आपकी मसल्स में टीयर आ जाए या पुल कर जाए, वहाँ से अपनी जगह इंसर्ट वाली जहाँ वो चिपकी हुई है वहाँ से खिसक जाए, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए आप उस कंडीशन में नहीं दोगे, मस्कुलर वीकनेस की कंडीशन में नहीं दोगे, मसल एट्रोफी की कंडीशन में नहीं दोगे आप, जैसा कि पैरालिसिस में होता है, एकदम लूज लूज सा लगता है वो पार्ट जहाँ पैरालिसिस, जिस पार्ट में पैरालिसिस होता है। ठीक है, उस केस में आप स्ट्रेचिंग नहीं दोगे। जब वो अपनी स्पास्टिक कंडीशन में आने लगेगा, टाइट होने लगेगा, तब आप स्ट्रेचिंग शुरू करोगे, ताकि वो कॉन्ट्रैक्चर में ना कन्वर्ट हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए आप दोगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू क्लास।